डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ा रहे हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी में आज का हमारा जो टॉपिक है वो स्वतंत्रता की कोटियां, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है। इसके लिए हम आपका ध्यान इस तरफ आकर्षित करते हैं कि 3 डायमेंशन स्पेस में, अंतरिक्ष में 3 कोऑर्डिनेट होते हैं, x, y और z। ये आप सभी जानते हैं। 3 x, y और z 3 निर्देशांक होते हैं। अब यहां हम अणु को इस प्रकार से मानते हैं, अब अणु में जो बंधित परमाणु है वो एक स्प्रिंग से जुड़े हुए हैं। जिस प्रकार से स्प्रिंग से 2 गेंदें जोड़ देते हैं, बंधित रहती, बॉन्डेड रहती, उसी प्रकार से हम यहां अणु को मान लीजिए ये द्विपरमाणु अणु है। जिस प्रकार से 2 गेंदें स्प्रिंग से बंधी रहती है, उसी प्रकार से अणु में परमाणु बंधे रहते हैं। तो जो ये स्प्रिंग है ये केमिकल बॉन्ड है। यहां ये माना गया है जिस प्रकार से 2 गेंदें एक स्प्रिंग से बंधी रहती है, उसी प्रकार से अणु में परमाणु बंधे रहते हैं। अब ध्यान दीजिए, आप एक सिंगल एटम की बात करेंगे हम पहले। सिंगल एटम में जो डिग्री ऑफ फ्रीडम की संख्या होती है, स्वतंत्रता की कोटियों की संख्या बच्चों हमेशा 3 होती है। 3 कैसे? एक सिंगल मॉलिक्यूल्स में केवल स्थानांतरण गति होती है। स्थानांतरण गति मतलब वो x दिशा में चला जाता है, y दिशा में चला जाता है, z दिशा में जा सकता है। तो इस प्रकार से एक सिंगल मॉलिक्यूल्स, एक अणु में डिग्री ऑफ फ्रीडम की संख्या 3 होती है। 3 भी कौन सी? ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम की संख्या 3 होती है। क्योंकि एक सिंगल अणु में केवल स्थानांतरण गति होती है, इसलिए डिग्री ऑफ फ्रीडम की संख्या भी स्थानांतरण ही होगी, अर्थात ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम की संख्या ही होगी एक सिंगल मॉलिक्यूल्स में। क्योंकि गुणन गति नहीं होती, ना कंपन गति होती, इसलिए एक सिंगल मॉलिक्यूल्स में वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम की संख्या नहीं होती, ना रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम की संख्या होती, केवल ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम की संख्या होती। अब बात आती है, जैसे उदाहरण के रूप में हम समझा, जैसे हीलियम, नियान, आर्गन, ये एक परमाणु अणु है। एक परमाणु अणु होने के कारण से इनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम की संख्या कितनी होगी? 3। और तीनों कौन सी? स्थानांतरण। स्वतंत्रता की कोटि। कितनी होगी? 3। एक परमाणु अणु। अब मान लीजिए जब परमाणु बनता है तो अणु पास पास आते हैं। परमाणु से तो अणु बनता है, जिसके कारण से अणु में डिग्री ऑफ फ्रीडम की संख्या बढ़ जाती है। क्योंकि एक सिंगल परमाणु में तो 3 होती डिग्री ऑफ फ्रीडम संख्या, वो भी ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम की संख्या। वाइब्रेशन रोटेशन नहीं होती, हम पुनः बता चुके हैं। लेकिन परमाणु से अणु बनता है, तब क्या होता है? डिग्री ऑफ फ्रीडम की संख्या बढ़ जाती, क्योंकि अणु में क्या होगा? कंपन गति भी होती है और गुणन गति भी होती है। इसलिए अणु में डिग्री ऑफ फ्रीडम की संख्या बढ़ जाती है, उसमें
रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम की संख्या भी होगी, वाइब्रेशनल की होगी और ट्रांसलेशन की होगी। तो हम एक सिंगल मॉलिक्यूल्स के बारे में बता रहे थे, अब किस प्रकार से केवल ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम की संख्या होती है। जब वो अणु बनाता है तो उसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम की संख्या बढ़ जाती है, क्योंकि एक अणु में वाइब्रेशन मोशन भी होता है, कंपन गतियां भी होती है, घूर्णन गतियां भी होती है, तो डिग्री ऑफ संख्या स्वाभाविक रूप से बढ़ जाएगी। कितनी होगी? एक अणु में डिग्री ऑफ फ्रीडम की संख्या कुल होती है 3n। 3n होती है, यहां जो n है नंबर ऑफ बॉन्डेड बंधित परमाणुओं की संख्या, कुल डिग्री ऑफ फ्रीडम की संख्या, जिसमें रोटेशनल भी है, वाइब्रेशनल भी है, ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम की संख्या, तीनों प्रकार की स्वतंत्र के कोटियां कुल संख्या होती है 3n और n नंबर ऑफ बॉन्डेड एटम। अब अणु में स्थानांतरण गतियां होती, तो स्थानांतरण गतियां हम एक समझा रहे हैं, द्विपरमाणु अणु में स्थानांतरण गतियां किस प्रकार से होती है, ध्यान दीजिए। वो तीन निर्देशांक है, x, y, z, x, y, z, x, y और z। ये हम जो दिखा रहे हैं एक द्विपरमाणु अणु में स्थानांतरण गतियां कैसे। हम एक द्विपरमाणु अणु मान लीजिए, ये द्विपरमाणु अणु है, इसको हम इस पर लग देखें, मान लीजिए द्विपरमाणु अणु, ये एक द्विपरमाणु अणु है, थोड़ा बड़ा सा बना लेते हैं, दो परमाणु है, ये आपस में जुड़े हुए हैं, ये द्विपरमाणु अणु है, तीनों में बना कर देख लीजिए आप। ये इनका मैं बंद दर्शा देता हूं स्प्रिंग के रूप में। ये द्विपरमाणु अणु स्थानांतरण गति किस दिशा में करते? x दिशा में करेंगे, इधर करेंगे, ये x दिशा में करेंगे, y दिशा में करेंगे, y दिशा में करेंगे, z दिशा में करेंगे, z दिशा में। तो x, y और z तीनों ही दिशा में एक द्विपरमाणु अणु गति कर रहा है। तो इस प्रकार से ये गति कौन सी कर रहा है? स्थानांतरण गति कर रहा है। तो अणु में डिग्री ऑफ फ्रीडम की संख्या, स्थानांतरण डिग्री ऑफ फ्रीडम की संख्या कितनी होगी? 3। और सभी प्रकार के अणु, चाहे द्विपरमाणु हो या बहुपरमाणु हो, या रेखीय हो या अरेखीय हो, सभी में स्थानांतरण गतियां 3 ही होगी, अर्थात ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम की संख्या हमेशा 3 रहेगी। ये ध्यान रख लीजिए, मतलब स्थानांतरण स्वतंत्रता की कोटियां हमेशा 3 रहती। समझ गए आप? सभी अणुओं में। अब हम चल रहे थे किस तरह से कुल डिग्री ऑफ फ्रीडम की संख्या कितनी होती है? कुल
स्वतंत्रता की कोटि संख्या 3n। बता चुके इसमें कौन कौन से तीनों शामिल है। ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम की संख्या, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम की संख्या और वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम की संख्या, तीनों का ही है ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम प्लस रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम और प्लस वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम की संख्या प्लस रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम की संख्या प्लस वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम की संख्या, मतलब स्थानांतरण गतियों की संख्या, स्थानांतरण स्वतंत्र कोटियों की संख्या, घूर्णन स्वतंत्र कोटियों की संख्या और कंपन डिग्री ऑफ फ्रीडम की संख्या, वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम की संख्या। इस प्रकार से हम n बता चुके नंबर ऑफ बंधित एटम। अब ये तो पता लग गया ट्रांसलेट डिग्री ऑफ फ्रीडम की संख्या हमेशा अणु में 3 रहती है, कोई सा अणु रेखीय अरेखीय। अब वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम की संख्या अर्थात कंपनों की संख्या 2 बातों पर निर्भर करती है। दो बातों पर निर्भर करती है। नंबर 1, बंधित परमाणुओं की संख्या, नंबर ऑफ बॉन्डेड एटम। अणु में बंधित परमाणुओं की संख्या, नंबर ऑफ बॉन्डेड एटम। दूसरी जो बात है, अणु रेखीय है या अरेखीय। अणु, ये हिंदी में लिख देता हूं, अणु लीनियर है या नॉन लीनियर। इन दो बातों पर कंपनों की संख्या निर्भर करती है, अर्थात इन्हीं दो बातों पर वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम की संख्या निर्भर करती है। अणु में परमाणु कितने हैं, अणु रेखीय या अरेखीय। हम यहां बता चुके अणु रेखीय है या अरेखीय, ट्रांसलेशन डिग्री फ्रीडम की संख्या हमेशा 3 रहती है, स्थानांतरण गति के स्वतंत्र कोटियों की संख्या हमेशा 3 रहती है। ये दो बातों पर ध्यान रखना आप। अब बात आती है जब अणु रेखीय हो, when molecule are linear। इंग्लिश वाले भी समझे, जब अणु कैसा हो, रेखीय, तब हम बता चुके ट्रांसलेशन डिग्री फ्रीडम की संख्या 3 रहेगी, रोटेशनल डिग्री फ्रीडम की संख्या हमेशा 2 रहेगी। यहां ध्यान रखिए, गुणन की संख्या कितनी रहेगी, 2। एक रेखीय मॉलिक्यूल्स जैसे CO2 रेखीय, तो जितने भी रेखीय अणु है उसमें घूर्णन की संख्या 2 रहती, अर्थात घूर्णन गति 2 रहती, 2 प्रकार से घूर्णन करता है। हमें जो आपको डायग्राम में दिखाया जा रहा है उसको हम एक द्विपरमाणु अणु में घूर्णन पहले बताया था हमने, पिछले
वीडियो में बताया था कि द्विपरमाणु अणु में दो प्रकार से घूर्णन होता है, दो प्रकार से घूर्णन गतियां होती है। एक द्विपरमाणु अणु, फिर देख लीजिए ये द्विपरमाणु अणु है, ये द्विपरमाणु अणु कल बताया था हमने पिछले उसमें अपने गुरुत्व केंद्र पर घूर्णन करता, एक प्रकार से घूर्णन हो गया, अपने अक्ष पर घूर्णन करता। ये दूसरे प्रकार का, तो एक द्विपरमाणु अणु में कितने प्रकार का घूर्णन हो गया? दो प्रकार का घूर्णन हो गया, क्योंकि वह दो प्रकार से अपने अक्ष पर घूर्णन कर सकता। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम की संख्या भी दो ही होगी, क्योंकि दो प्रकार की घूर्णन गतियां हैं रेखीय मॉलिक्यूल्स में, तो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम की संख्या भी दो होगी। तो कुल डिग्री ऑफ फ्रीडम की संख्या 3n बराबर, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम की संख्या बता चुके, हर एक अणु में 3 होती है। रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम की संख्या रेखीय में कितनी होती? 2। हमें ज्ञात करनी है वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम की संख्या मतलब कंपन के डिग्री फ्रीडम की संख्या डिग्री ऑफ फ्रीडम संख्या क्या होगी? 3n-5। ये हो गया एक रेखीय अणु के बारे में (3n-5). अब हम आपको उदाहरण से समझाते हैं। CO2 अणु है। CO2 अणु कैसा है? CO2 रेखीय अणु है। इसमें वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम की संख्या कितनी होगी बच्चों? वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम की संख्या 3n-5। वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम की संख्या 3n मतलब नंबर ऑफ एटम कितने? 3 गुणा 3-5 बराबर 9-5 बराबर 4। तो CO2 मॉलिक्यूल्स में वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम की संख्या 4, क्योंकि देखिए 3n-5 सूत्र, n नंबर ऑफ एटम, 2 ऑक्सीजन 1 कार्बन, 9-9-5 तो वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम की संख्या, कंपनों की स्वतंत्रता की कोटियों की संख्या 4 होगी। ये था लीनियर वाली बात। अब हम आपको नॉन लीनियर अणु के बारे में बताएंगे। नॉन लीनियर अणु के बारे में, जब अणु कैसा हो? when molecules are non-linear, जब अणु अरेखीय हो। अरेखीय मॉलिक्यूल्स में रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम संख्या अर्थात घूर्णन गति 3 होती। 3 प्रकार से अरेखीय मॉलिक्यूल्स घूर्णन कर सकता है, अर्थात घूर्णन की गति उसकी होगी 3। कितनी होगी? रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम संख्या 3।
इसको हम एक उदाहरण से समझाएंगे आपको। एक त्रिपरमाणु अणु में घूर्णन गतियां देखिए। त्रिपरमाणु अणु घूर्णन गतियां देखिए, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। ये त्रिपरमाणु अणु है। ये त्रिपरमाणु अणु, इसमें जो घूर्णन 3 प्रकार की गतियां होगी। एक मिनट ध्यान दीजिए, डायग्राम को थोड़ा सा ठीक करना पड़ता है। पहले डायग्राम ध्यान दीजिए। पहले डायग्राम देखिए, इस अक्ष पर घूर्णन करता है। दूसरे डायग्राम में ध्यान दीजिए, इस अक्ष पर घूर्णन करता है। तीसरे डायग्राम पर ध्यान दीजिए, इस अक्ष पर घूर्णन करता है। इस प्रकार एक त्रिपरमाणु अणु में घूर्णन गतियां त्रिपरमाणु अणु में घूर्णन गतियां ये 3 प्रकार से तीनों अक्ष पर घूर्णन करता है। तो नॉन लीनियर हो, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हो, सब में रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम की संख्या 3 रहती। तो 3 ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम की संख्या, 3 रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम की संख्या। तो वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम की संख्या आपको निकालनी है। वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम की संख्या डिग्री ऑफ फ्रीडम की संख्या नंबर ऑफ वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम की संख्या बच्चों क्या होगी? 3n-6। क्योंकि 3 ट्रांसलेट डिग्री ऑफ फ्रीडम की संख्या, 3 रोटेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम संख्या, तो 3n-6 NOE नंबर ऑफ बॉन्डेड एटम। अब वाइब्रेशन डिग्री ऑफ संख्या 3n-6 है। वाइब्रेशनल जो कंपन होते हैं अणु में वो 2 प्रकार के होते हैं। एक स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन, तनन कंपन, और एक बेंडिंग कंपन। अब 3n-6 में से कितने तो तनन कंपन होंगे और कितने बेंडिंग कंपन होंगे? अब थोड़ा अगले टॉपिक में पढ़ाएंगे हम। जब वाइब्रेशन 2 प्रकार से मैंने बताया, अब इसमें
स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन, स्ट्रेचिंग मतलब जो स्प्रिंग को जैसे खींचते हैं, ये तो तनन कंपन हो गया। और बेंडिंग या बंकन कंपन कहेंगे जिसको हिंदी में। बंकन कंपन होता है किसी स्प्रिंग को हम मरोड़ते हैं, बेंडिंग वाइब्रेशन कहलाता है। तो कंपन यहां दो प्रकार से होगा, तनन कंपन और बेंडिंग या बंकन कंपन। तो कुल वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम संख्या 3n-6, जिसमें से तनन कंपन, स्ट्रेचिंग, इंग्लिश वाले देखें वाइब्रेशन होगा n-1, और बंकन कंपन बेंडिंग वाइब्रेशन शेष बचा 2n-5। इसमें वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम संख्या में तनन कितना होगा n-5, n-1, और बेंडिंग वाइब्रेशन 2n-5। इस प्रकार से एक नॉन लीनियर अरेखीय अणु में डिग्री ऑफ फ्रीडम की संख्या होती। तो हम अब आपको बता चुके अब डिग्री ऑफ फ्रीडम की संख्या क्या होती है। डिग्री ऑफ फ्रीडम संख्या क्या होती है? कुल डिग्री ऑफ फ्रीडम संख्या में ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम संख्या, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम की संख्या और वाइब्रेशन डिग्री संख्या। लीनियर में 3n-5 वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम संख्या, और नॉन लीनियर में वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम संख्या 3n-6, जिसमें इतने तनन। अब मैं आपको एक उदाहरण से समझाऊंगा ये सारी की सारी बातें। उदाहरण ले लीजिए, एग्जाम्पल, बेंजीन। C6 बच्चों H6 होता है। अब इसमें वाइब्रेशन ऑफ डिग्री की संख्या कितनी होगी? कंपन की डिग्री ऑफ फ्रीडम की संख्या आप कैसे निकालेंगे? 3n-6, 3n-6 में वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम 3n, n में इसमें n नंबर ऑफ एटम, 6 12 -6 कितने होगा बच्चों? बराबर 30। बेंजीन में वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम की संख्या होगी 30। इस फॉर्मूले से निकाला। इसमें तनन कंपन क्या था सूत्र? n-1 कितने हो गए? 12। एटम कितने? 12 -1 बराबर 11। मतलब 11 तो इसमें तनन कंपन है, और बंकन कंपन 2n-5 बराबर 12 दूनी 2n मतलब 12 -5 24 -5 90 कितने हो गए? 11 तो हो गए इसमें तनन कंपन, और 19 हो गए बंकन कंपन। तो कुल तनन कंपन इतने। इस प्रकार से हम किसी भी अणु में निकाल सकते हैं। अब वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम की संख्या कितनी होगी, जिसमें से तनन कंपन कितने होंगे और बंकन कंपन कितने होंगे। एक और उदाहरण समझा देता हूं। ये तो एग्जाम्पल 1 हो गया। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। आप कौन सा ले लीजिए जो आपके अच्छा लगे। CH3
Cl। CH3Cl में वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम की संख्या कितनी होगी? वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3n-5 मतलब 6 3n-6 3 4 5 3 गुणा 5 बराबर 6। 5 है 3 ये 4 5 मानते 15 वहां से 6 गया तो 11 वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम की संख्या। अब इसमें से तनन कितने होंगे? n-1 का मतलब है यहां कितने n है? 3 4 5 5 - 1 बराबर 4 और बंकन 2n-5 बराबर 5 दूनी 10 -1 कितने हो गए? 5। ध्यान दीजिए कुछ 3 4 5 5 दूनी 10 10 में से तो 5। ओहो यहां गड़बड़ कर दी बच्चों, ध्यान दीजिए यहां 15 से तो 9 बचे और यहां 5। तो कुल वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम की संख्या CH3Cl में 9 जिसमें से 4 तनन और 5 बंकन का। इस प्रकार से H2O को निकाल लीजिए, मेथेन का निकाल लीजिए। ये सारे के सारे एग्जाम्पल आपको खुद सोल्व करने हैं। तो इस प्रकार से हम लीनियर और नॉन लीनियर में वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम की संख्या, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम की संख्या और ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम की संख्या पर ध्यान दे सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो ये आज का हमने आपको डिटेल पढ़ाया स्वतंत्रता की कोटियां क्या होती, एक लीनियर में कितनी होगी मॉलिक्यूल्स में और नॉन लीनियर मॉलिक्यूल्स में कितनी होगी, और एक एग्जांपल देकर हमने आपको इस प्रकार से समझा दिया। देख लीजिए बेंजीन का एग्जांपल, उसका देख लीजिए। तो अन्य एग्जांपल आप खुद सोल्व कीजिए। मैं प्रोफेसर रामानंद यादव, गवर्नमेंट RR कॉलेज अलवर, राजस्थान, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री। आप विस्तृत अध्ययन के लिए मोना प्रकाशन जो अलवर से प्रकाशित होती है उसे आप पढ़ सकते हैं डिटेल में। और कोई भी समस्या हो तो मुझे मेरे व्हाट्सएप पे या मेरे YouTube चैनल्स स्टडीशिप विद रामानंद यादव पर आप लिख सकते हैं। आप उन्हें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बच्चों केमिस्ट्री बड़ी इजी है, एंजॉय लीजिए, टेंशन मत लीजिए। थैंक यू वेरी मच।